आज के इस वीडियो में आप सभी के लिए 15 नंबर का ये वीडियो है। जो भी स्टाफ नर्स की आप लोग तैयारी कर रहे हैं, आप लोग को पता है डेली सुबह 8 बजे आपका वीडियो डलता है थ्योरी और कॉन्सेप्ट का। देखिए, थ्योरी और कॉन्सेप्ट कहने का मतलब होता है कि आप जो है क्वेश्चन देखें और उसका आंसर खुद दें, ठीक है ना। दूसरी चीज़ें, कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि आप चीज़ों को समझें। अगर आपसे एग्ज़ाम में क्वेश्चन पूछ दिया जाए, सीधा डायरेक्ट नहीं देकर घुमा कर पूछ दिया जाए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होगा, डाउट क्लियर होगा तो आप आराम से बना लेंगे। क्वेश्चन तो आपके सिलेबस से ही रहेंगे, लेकिन एग्ज़ाम में जाते हैं तो लगता है हार्ड है। तो हार्ड क्यों लगता है? क्योंकि कॉन्सेप्ट और थ्योरी क्लियर नहीं रहता है। तो जीरो से लेकर ऊंचा हाई तक मैं थ्योरी कॉन्सेप्ट लाऊंगा। इसीलिए आपको दिखने को मिलेगा भी कि कुछ क्वेश्चन आसान भी आपको इसमें देखने को मिलेगा। तो आपको लगता होगा ये तो आसान है, नहीं। आपको एग्ज़ाम में भी जाएंगे तो कुछ क्वेश्चन बहुत आसान मिलेंगे, लेकिन 50% क्वेश्चन ऐसे मिलेंगे जो आपको सोचने पड़ेंगे। तो ऐसे के लिए आपको थ्योरी और कॉन्सेप्ट क्लियर करना पड़ेगा, ठीक है ना। चलिए, पहला प्रश्न का, और ये जो मैं ला रहा हूँ इसमें सभी सब्जेक्ट से आपको मिक्स है। ऐसा नहीं कि कोई एक ही सब्जेक्ट का ला रहा हूँ और एक ही सब्जेक्ट क्लियर हो रहा है, नहीं, सारे सब्जेक्ट से। जैसे व्यक्ति में राइगर मोर्टिस अवस्था है, यानी कोई व्यक्ति है और व्यक्ति में अगर राइगर मोर्टिस की अवस्था आ जाता है तो व्यक्ति डेड, समझ गए, मृत्यु के बाद यह जो है अवस्था आता है राइगर मोर्टिस का, ठीक है ना। मृत्यु के बाद शरीर में होने वाले अकरण को क्या कहते हैं? ध्यान से सुनिएगा, देखते होइएगा। जब व्यक्ति का डेथ हो जाता है तो उसका बॉडी जिस पोजीशन में रखिएगा उसी पोजीशन में अकड़ जाता है, टाइट हो जाता है, तो उसे ही हम लोग राइगर मोर्टिस कहते हैं, समझ गए, जो मृत्यु के बाद। आगे है, रक्त द्वारा उत्पन्न या फैलने वाले रोगों से बचने के लिए नर्स को अपनानी चाहिए, क्या अपनानी चाहिए? मान गए कि ब्लड हो गया, ठीक है ना, जैसे एड्स वगैरह हो गया, ब्लड से फैल जाएगा, आराम से फैल जाएगा, ठीक है ना। तो वैसा रोग जो रक्त द्वारा फैले तो नर्स को क्या सावधानी अपनानी चाहिए इससे रोकने के लिए? सार्वभौमिक सुरक्षा सावधानी, यूनिवर्सल सेफ्टी प्रिकॉशन, ये अपनानी चाहिए, जिससे नर्स और मरीज दोनों बचा जा सके, समझ गए, रोकथाम किया जा सके ब्लड से उत्पन्न होने वाले फैलने वाले बीमारी से, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, एडीमा होने पर डैश सिकाई नहीं करनी चाहिए, यानी एडीमा होता है सूजन, सूजन को हम लोग जो है क्या बोलते हैं? एडीमा बोलते हैं। एडीमा अगर किसी को किसी जगह पर सूजन हो जाए तो गर्म सिकाई नहीं करनी चाहिए, ठंडा कोल्ड एप्लीकेशन कीजिए, अच्छा रहेगा, हॉट एप्लीकेशन नहीं करनी चाहिए। आगे है, सहमति पत्र एक प्रकार का डैश अभिलेख है। माय डियर, सहमति पत्र यानी जो आपका परमिशन होता है, जैसे सर्जरी वगैरह होने से पहले हम परमिशन लेते हैं अटेंडेंट से कि भाई ये लेटर है, इस पर साइन आप कर दो, तो वो सहमति पत्र होता है, रिटन कंसेंट होता है, ठीक है। वह एक प्रकार के लीगल कानूनी अभिलेख होता है, कानूनी जो है आपका एक साक्ष्य होता है, जो आपको आगे अगर पेशेंट के साथ कहीं कुछ होता है तो वह आपको बचाएगा, क्योंकि खुद अटेंडर, पेशेंट के अटेंडर उस पर सहमति कर किया है, तब जाके वो प्रोसीजर डॉक्टर ने किया है, तो उस पर अगर कुछ होता है तो उस पर जो है रिस्क नहीं होता है, समझ गए। तो एक कानूनी अभिलेख होता है। आगे है, श्वसन में सीटी के समान ध्वनि आती है, श्वसन करने पर, रिस्पायरेशन लेने करने पर सीटी के समान ध्वनि आती है, उससे वीज कहते हैं, वीज, ठीक है। आगे है, प्रोटोस्कोप द्वारा दस्त का परीक्षण किया जाता है। माय डियर, प्रोटोस्कोप द्वारा गुदा, रेक्टम यानी जो मलाशय होता है उसका जांच किया जाता है, ठीक है ना। आपको आगे है, डैश ने मनोविश्लेषणात्मक सिद्धांत को प्रस्तावित किया। माय डियर, सिगमंड फ्रायड जो थे, साइकोलॉजिस्ट थे, इन्होंने साइको एनालिसिस थ्योरी को जो है दिया। आगे है, किसी विषय वस्तु को स्मरण करना ही डैश है, यानी कोई भी विषय वस्तु, कोई भी चीज़ को याद करना ही जो है आपको स्मृति कहलाता है, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। आगे है, आधुनिक युग में मनोविज्ञान को डैश भी कहा जाता है, यानी मॉडर्न समय में जो साइकोलॉजी है उसे और क्या कहा जाता है? तो उसे व्यवहार का सिद्धांत, यानी थ्योरी ऑफ बिहेवियर,
आधुनिक समय में मनोविज्ञान को व्यवहार का मनोविज्ञान भी कहा जाता है, मन का विज्ञान जिसे कहते हैं, समझ रहे हैं, जिसमें आपके व्यवहार, व्यक्तियों के व्यवहार, हर एक चीज़ के व्यवहार और उसके मन के बारे में अध्ययन किया जाता है। ओके, इदम कार्य करता है किस सिद्धांत पर? तो इदम हमेशा रियलिटी पर, वास्तविकता पर कार्य करता है। एक क्वेश्चन सब अच्छा देखिए, इदम और ईगो ये दो चीज़ याद रखिएगा कि किस सिद्धांत पर कार्य करता है। तो इदम आपका वास्तविकता पर काम करता है, एंड इदम को हम लोग डैश भी कहते हैं, इदम को खुशी, प्लेजर का भी जो है सिद्धांत हम लोग कहते हैं। तो इन चीज़ों को आप लोग को ध्यान में, अगर पूछेगा किस सिद्धांत पर कार्य करता है इदम, तो आपके वास्तविकता पर काम करता है, और कहेगा कि इसे कौन सा और सिद्धांत कहते हैं, तो इसे खुशी, प्लेजर का जो है कहते हैं। ठीक है ना। आगे है, किसी लक्ष्य को प्राप्त न कर पाने पर जो भावनात्मक तनाव उत्पन्न होता है उसे क्या कहते हैं? माय डियर, जब आप अपना काम करते हैं जीवन में कोई लक्ष्य प्राप्ति के लिए, और मेहनत करने के बाद भी अगर आप लक्ष्य नहीं पाते हैं, तो उस बीच में आपको कष्ट, तनाव, टेंशन में व्यक्ति स्ट्रेस उत्पन्न होने लगता है। जाहिर सी बातें हैं, आप जो काम कर रहे हैं वो काम आपको जो है नहीं सक्सेस हुआ, आप प्राप्त नहीं कर पाए, तो स्ट्रेस होने लगता है। स्टूडेंट एग्ज़ाम दिया, साल भर पढ़ा, एग्ज़ाम दिया और एग्ज़ाम में फेल हो गया, तो तनाव तो होता ही है। तो उससे व्यक्ति के अंदर, तनाव से व्यक्ति के अंदर फ्रस्ट्रेट हो जाता है व्यक्ति कि हम एक काम किए लेकिन सफल नहीं हुआ, तो फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कुंठा उत्पन्न हो जाता है। ठीक है, तो उसे कुंठा कहते हैं। आगे है, डैश से मानसिक संभ्रम होता है। कहता है कि कौन सा ऐसा है कंडीशन जहाँ पे मानसिक भ्रम होता है? तो माय डियर, जब भी आपके सामने दो लक्ष्य हो और दो लक्ष्य एक ही समय में करना हो, तो फिर इस स्थिति में आप दुविधा में पड़ जाते हैं कि क्या करें क्या नहीं करें। आपके मन में दो तरह के ख्यालें चलने लगते हैं, तो आप डिसीजन नहीं ले पाते हैं। ये दुविधा ही अंतर्द्वंद कहलाता है। मतलब मन में द्वंद्व, दो तरह के चीज़ें चलना, और उस कंडीशन में व्यक्ति जो है फैसला नहीं ले पाता कि क्या करे क्या नहीं करे, समझ गए। तो ये अंतर्द्वंद ही मानसिक भ्रम होता है। आगे, आईक्यू को डैश कहते हैं। माय डियर, आईक्यू हम लोग जानते हैं इंटेलिजेंस क्यूटेंट होता है। क्या होता है? इंटेलिजेंस क्यूटेंट होता है। बातें को ध्यान से समझिएगा। इसके निकालने का फार्मूला मैं आप लोग को पढ़ा दिया हूँ, समझ लीजिए। सैक्रम के नीचे स्थित वर्टिब्रा को क्या कहते हैं? आपको पता होगा कि ये सब आपका जो है स्पाइनल का अंग है, रीढ़ की हड्डी का सैक्रम, कॉक्सिक्स, ठीक है ना, लंबर, ये सब जो है आपके वर्टिब्रा जो है आपका होता है, उसका जो है आपका ये सब अंग है। तो कहता है सैक्रम के नीचे कौन सा वर्टिब्रा स्थित होता है? तो सैक्रम के नीचे जो पूंछ वाला होता है कॉक्सिक्स, ये आपका होता है। ठीक है ना, याद रखिएगा। ऊतकों के बल द्वारा छोटे होने की क्षमता को क्या कहते हैं? ठीक है ना, ऊतकों के बल द्वारा छोटे होने की क्षमता को क्या कहते हैं? तो माय डियर, जब हमारे बॉडी में जैसे कोई चीज़ जो है लमर गया, मतलब बड़ा हो गया, और पुनः वह छोटा हो जाएगा, और उसमें मांस होता हो, टिश्यू होता हो, तो वह किस कारण से होता है? कंट्रासिटी के कारण, संकुचन के कारण। संकुचन मतलब शिथिल होना, यानी छोटा होना। तो जब ऊतक जो है छोटा होता है, तो वह कंट्रासिटी मतलब संकुचन बल के कारण, ठीक है ना, तब जाके वह पुनः अपने स्थान पर आ जाता है। आगे है, आँख की पिछली गुहा में जेली जैसे पदार्थ को क्या कहते हैं? माय डियर, हमारे आँख में भी द्रव है। बिना आँख में द्रव के जो है आँख जो है सही से आपका रहेगा नहीं। तो आँख को नमी के लिए आपका आँख के गुहा में द्रव भरा है, जिस द्रव को विट्रस ह्यूमर कहते हैं। ठीक है ना, विट्रस ह्यूमर कहते हैं, समझ गए। और इसी आप लोग समझ लीजिए, इसी द्रव अगर अधिक हो जाता है तो दबाव पड़ता है, और दबाव से जो है व्यक्ति का नर्व भी नष्ट हो सकता है। तो ये विट्रस ह्यूमरस आपके आँखों में पाया जाता है। एड्रीनल ग्लैंड बाहरी भाग क्या कहलाता है? सबसे पहले समझिए, दो किडनी होता है अपन, दो किडनी के ऊपर छोटे छोटे से ग्लैंड होते हैं जिसे एड्रीनल ग्लैंड कहते हैं, जो पीले वाले भाग होता है। एड्रीनल ग्लैंड जो होता है माय डियर, यह आपका स्टेरॉयड हार्मोन रिलीज करता है, जैसे कॉर्टिकोस्टेरॉयड हो गया, हाइड्रोकॉर्टिकोस्टेरॉयड हो गया, ठीक है ना। तो ये सब आपका जो है रिलीज करता है, जिसे हम लोग एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं। एड्रीनल ग्लैंड के बाहरी भाग को हम लोग जो है एड्रीनल कॉर्टेक्स कहते हैं, ठीक है। टार्सल बोन की संख्या कितनी होती है? पैर में पाए जाने वाला यह हड्डी जो है
आपका नंबर में 7 होता है, जो कि घुटनों को आपको जोड़ने का भी काम ये करता है, ठीक है ना, याद रखिएगा। आगे है सेरेबेलम मस्तिष्क का एक मोटर भाग है, यानी एक चलित भाग है, ठीक है ना, सेरेबेलम मस्तिष्क। आगे है आंत की बाहरी परत को हम लोग सिरोसा बोलते हैं, आंत के बाहरी परत को सिरोसा बोलते हैं, समझ लीजिए। छोटी आंत जो होता है वह जो है लंबाई में ज़्यादा होता है, बड़ी आंत लंबाई में छोटा होता है। अब आप कहेंगे तो बड़ी को छोटा है तो बड़ा को बड़ा क्यों कहा गया, छोटा कहा जाना चाहिए। तो बड़ी आंत को जो आंत की चौड़ाई होती है वो ज़्यादा होती है, छोटी आंत से बड़ी आंत की जो विड्थ होती है, वो चौड़ाई जो है ज़्यादा होती है, इसी कारण इसे बड़ी आंत कहा जाता है। छोटी आंत लगभग जो है आपका यह लंबाई में तो ज़्यादा होता है लेकिन चौड़ाई में कम होता है, ठीक है। आगे बढ़ूँ, यहाँ पे रक्त कोशिका में सबसे छोटी कोशिका कौन सी है। जो रक्त है, आप पता है रक्त में आपका जो है 2 तरह के चीज़ें होता है, इधर आइएगा, एक आपका प्लाज्मा होगा और एक जो है आपका आरबीसी हो ब्लड कार्पल्सल्स होगा। इस ब्लड कार्पल्सल्स में 3 आरबीसी, डब्ल्यूबीसी एंड प्लेटलेट, जिसे हम लोग थ्रोम्बोसाइट भी कहते हैं। तो रक्त कोशिका में सबसे छोटा जो कोशिका होगा थ्रोम्बोसाइट होगा, प्लेटलेट, ओके। आगे है यहाँ पे अपरा की समान लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है। माय डियर, जो अपरा प्लेसेंटा होता है, जो प्रेगनेंसी के टाइम जो है आपको इसका निर्माण होता है, लगभग 15 से 20 सेंटीमीटर जो है आपका ये जो है होता है, ओके। आगे है गर्भावस्था के 12वें हफ्ते में गर्भाशय का आकार जो है किस जैसा होता है। मतलब गर्भावस्था के 12 में, प्रेगनेंसी के 12वें वीक में जो यूट्रस है उसका आकार जो है किसके जैसा होता है। भ्रूण कपाल यानी फीटल स्कल, यानी जो भ्रूण का खोपड़ी होता है ना, खोपड़ी वाला भाग, उस आकार में जो है आपका रहता है 12वें सप्ताह में, समझ रहे हैं। आगे है भ्रूण का वह भाग जो आंतरिक अंश के समीप रहता है क्या कहलाता है, ठीक है ना, इंटरनल ओएस के, समझ लीजिए। भ्रूण का वह भाग जो इंटरनल ओएस जो होता है ना, मैं बता दूं, इंटरनल ओएस जो आंतरिक ओएस होता है वह आपके क्या बोलते हैं उसको, गर्भाशय का गुहा और इधर सर्विक्स के गुहा को जो है जोड़ने का काम कौन करता है, ये आपके आंतरिक ओएस करता है, समझ लीजिए। मतलब जैसे इधर यूट्रस है और नीचे सर्विक्स है, तो इसके बीच में यही इंटरनल ओएस रहता है जो दोनों को जोड़ने का काम करता है, समझ गए। तो कहता है कि भ्रूण का भाग पूछ रहा है जो आंतरिक ओएस के समीप रहता है। देख लीजिए, प्रस्तुति भाग, प्रेजेंटिंग भाग। प्रस्तुति भाग वो भाग होता है जब बच्चा जन्म लेता है तो सबसे फर्स्ट टाइम दिखता है, समझ गए। तो समझिए इधर अपन यूट्रस है और इधर जो है आपका ये सर्विक्स है, तो प्रेजेंटिंग भाग जो होगा पहले दिखेगा, क्योंकि बच्चा के जन्म के समय भी पहले प्रेजेंटिंग भाग ही दिखता है। तो इंटरनल ओएस मान गए यहाँ पे है दोनों के बीच में, तो इसके नज़दीक कौन सा होगा, प्रेजेंटिंग भाग ही तो होगा भ्रूण का, तभी तो वो जो है दिखेगा सबसे पहले। तो इधर है मतलब सबसे प्रेजेंटिंग भाग ही रहेगा पहले, तभी तो इस ओएस के नज़दीक ये आपका आएगा ना, ठीक है ना। प्रस्तुति भाग क्या होता है बच्चा का, कमेंट करके बताइए। आगे है गर्भावस्था में अत्यधिक उल्टी होने को क्या कहते हैं। माय डियर, गर्भावस्था जब होता है तो बहुत सारे महिला को नॉर्मल जो है उल्टी भी होता रहता है, लेकिन बहुत ज़्यादा अगर उल्टी हो तो उसे हम लोग हाइपरमेसिस ग्रेविडेरम बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है। आगे है अपरा का समान वजन कितना ग्राम होता है। तो माय डियर, अपरा का समान वजन जो होता है लगभग 500 ग्राम, याद रखिएगा। आगे है निषेचित अंडे का गर्भाशय से बाहर आरोपण क्या कहलाता है। यानी फर्टिलाइज एग को यूट्रस में न आरोपित होकर यूट्रस से बाहर इम्प्लांट होना क्या कहलाता है। तो आप लोग पढ़े हैं इक्टोपिक प्रेगनेंसी एक ऐसी प्रेगनेंसी है जो आपका बच्चा भ्रूण का निषेचित जो अंडा है वह यूट्रस में आरोपित नहीं होकर वह यूट्रस के बाहर आरोपित होता है, और यह एक एबनॉर्मल जो है प्रेगनेंसी होता है, असमान गर्भ होता है, ठीक है ना। समान होगा तो यूट्रस में जाके इम्प्लांट करेगा, समझ लीजिए। भ्रूण की लंबी धुरी का माँ की लंबी धुरी से संबंध क्या कहलाता है। माय डियर, भ्रूण का लंबी धुरी या धुरी मतलब अक्ष कहिए,
और माँ की लंबी धुरी यानी अक्ष से क्या संबंध है? तो माय डियर इसे हम लोग लाई बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। खान टेस्ट किस बीमारी में टेस्ट के लिए किया जाता है? खान टेस्ट, तो खान टेस्ट जो होता है सिफिलिस के लिए जो है हम लोग करवाते हैं। आगे है यूट्रस के प्रदाह को क्या कहते हैं? यूट्रस गर्भाशय में अगर इन्फ्लामेशन हो जाए तो उसे हम लोग क्या कहेंगे? तो यूट्रस में इन्फ्लामेशन को हिस्टेराइटिस बोलते हैं, ठीक है, हिस्टेराइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है संक्रमण के कारण हड्डी में सूजन हो जाता है उसे क्या बोलते हैं? तो अगर संक्रमण के कारण हड्डियों में इन्फ्लामेशन हो जाता है तो उसे ऑस्टियोमेलाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑस्टियोमेलाइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा। आगे है मूत्रीय नली में पत्थर होने को क्या कहते हैं? जो आपका यूरेटर है, मूत्र नली है, उसमें स्टोन होने को क्या कहते हैं? तो उसे कैलकली कहते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। अगर आपको किडनी में स्टोन हो जाए तो उसे नेफ्रोथोलिसियासिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। टेस्टिस निकालने को क्या कहते हैं? मान के टेस्टिस में किसी को समस्या हो गया और टेस्टिस को निकाल दिया गया, तो टेस्टिस को निकालता है वो कौन सा सर्जरी होता है? तो उसे ऑर्कियोटोमी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑर्कियोटोमी बोलते हैं। टेस्टिस के इन्फ्लामेशन को ऑर्काइटिस बोलते हैं, याद रखिएगा, ठीक है ना। आगे है रोग में, कौन से रोग में जो होता है गले में मटमैली झिल्ली बन जाती है? कहने का मतलब है कौन सा रोग में गले में एक झिल्ली जैसा जो है पदार्थ जमने लगता है? तो वो होता है आपका डिप्थीरिया में। डिप्थीरिया में होता यह है कि यह जो है गले में झाग सा अटकने लगता है, ठीक है ना। आगे है यहाँ पे ऑपरेशन फाइमोसिस की दशा में किया जाता है। कौन सा ऑपरेशन है जो फाइमोसिस की दशा में की जाती है? माय डियर मैं आपको बता दूं, फाइमोसिस जो होता है, ये फाइमोसिस जो होता है यह है कि जो मेल का जो जननांग होता है इसके ऊपर स्किन जो है रहता है और स्किन नीचे नहीं आ पाता है, तो इससे जो है बहुत समस्या होता है रिलेशन वगैरह बनाने में, यूरिन वगैरह त्यागने में। तो ये स्किन को सर्जरी के जरिए ऊपर के स्किन को काट दिया जाता है, जिससे स्किन नीचे श्रिंक होने लगता है, खुलने लगता है। तो ये फाइमोसिस हो गया स्किन का ऊपर चढ़ना, और सर्जरी इसके लिए जो होता है वो सरकमसीजन होता है, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है मेस्टॉइड सेल में सूजन हो जाने को क्या कहते हैं? माय डियर आपको मैं बता दूं, एक मस्टॉइड बोन है जो आपके कान के पीछे वाला बोन है। आप लोग कान के जस्ट पीछे आप लोग दबाइएगा तो बहुत मजबूत हड्डी दबता होगा। तो हड्डी बेसिकली जो होता है मस्टॉइड जो है प्रोसेस होता है वहाँ पे, उसमें अगर सूजन हो जाता है कान के पीछे तो उसे मास्टॉइडाइटिस बोलते हैं। क्या बोलते हैं? मास्टॉइडाइटिस बोलते हैं, ठीक है, याद रखिएगा। आगे है टोनोमीटर द्वारा आँख देखा जाता है। माय डियर टोनोमीटर एक इक्विपमेंट है जिसमें हम आँख का जांचते हैं ना, तो आँख में प्रेशर का जांचते हैं कि आँख में कितना ज़्यादा प्रेशर लग रहा है, ओके। आगे है भारत सरकार ने योजना आयोग की स्थापना कब की? तो माय डियर भारत सरकार ने योजना आयोग का प्रारंभ 1950 में किया, इस चीज़ को ध्यान में रखिएगा। आगे है भारत की प्रथम जनगणना किस वर्ष किया गया था? तो भारत की प्रथम जनगणना 1881 में जो है किया गया, याद रखिएगा। आगे है IMR एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी है, ठीक है ना। IMR का फुल फॉर्म इन्फेंट मोर्टालिटी रेट, समझ रहे हैं, और यह एक महत्वपूर्ण सांख्यिकी है। किस प्रकार का सांख्यिकी है? तो यह आपका जैविक जो है सांख्यिकी है। जैविक मतलब समझ रहे हैं ना, बायोलॉजिकल जो है आपका सांख्यिकी है ये, और यह जो है आपको आंकड़ा बताता है। सांख्यिकी मतलब आंकड़ा बताना, तो ये IMR ही है। आगे है प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य कार्यक्रम RCH प्रोग्राम कब शुरू की गई थी? रिप्रोडक्टिव एवं चाइल्ड हेल्थ जो प्रोग्राम है 1997 में शुरू किया गया। आगे है राष्ट्रीय मलेरिया नियंत्रण कार्यक्रम किस वर्ष में प्रारंभ किया गया? तो प्रारंभ 1953 में जो है नेशनल मलेरिया कंट्रोल प्रोग्राम की शुरुआत की गई। आगे है भारत में अंतिम जनगणना किस वर्ष में हुई थी? तो भारत में अभी जो अंतिम जनगणना हुई है वो 2011 में, उसके बाद जनगणना अभी नहीं हुई है। आगे है आलमा आटा का सम्मेलन किस वर्ष हुआ था? माय डियर तो आलमा आटा जिस स्वास्थ्य के बारे में चल रहा था सम्मेलन 1978 में हुआ। DMPA और NET-EN गर्भ निरोधक के उदाहरण है। माय डियर DMPA NET-EN एक प्रकार का हार्मोनल गर्भ निरोधक साधन है, ठीक है ना। तो इस प्रकार से मैंने आपको आज 47 पॉइंट कॉन्सेप्ट थ्योरी समझाया।
अब आपको क्या कहना है इस पर कमेंट करके ज़रूर बताइए। अच्छा लगे तो शेयर ज़रूर कीजिएगा, और हमसे संपर्क करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पर आप लोग को यहाँ पे मैं दे दूँगा इंस्टाग्राम आईडी, आप संपर्क कर सकते हैं वहाँ पे। ठीक है, धन्यवाद।